ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आई एज्यूम के सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया और मजीद किसी ने ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। और आप लोगों के कोई सवाल भी नहीं है। अच्छा, कल हम लोगों ने देख लिया था कि बेसिक जो प्रोग्रामिंग हमने करनी है उसके लिए कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेट करता है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ अगर किसी ने आज ज्वाइन किया। तो कल हमने सिंपली ये अंडरस्टैंड किया था कि जब भी हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं स्टेटमेंट्स की सूरत में जिसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करते हैं। दैट कैन बी कीबोर्ड और माउस और एनीथिंग एल्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस रिसीव करने के बाद अच्छा, इंस्ट्रक्शन रिसीव करने के बाद सीपीयू जो है, जो इनपुट डाटा है उसको रैम में स्टोर करता है टेम्परेली। और फिर फाइनली जब कंप्लीट इनपुट डाटा हो जाता है उसके बाद सीपीयू वन बाय वन डाटा को रैम से सीपीयू में मूव करता है और उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करता है एज पर द प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस। और जब इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद सीपीयू फाइनल रिजल्ट जो है वो किसी आउटपुट डिवाइस पे थ्रो कर देता है। दैट आउटपुट डिवाइस कैन बी योर मॉनिटर और एनीथिंग एल्स। ये हमने एक ओवरव्यू कर लिया था। उसके बाद हमने रैम को देखा था कि रैम किस तरह से डाटा को स्टोर करती है। वो हमने अंडरस्टैंड किया कि रैम जो है वो काइंड ऑफ जो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट स्टोरेज स्पेसेस का। हर स्पेस का एक फिजिकल एड्रेस होता है जहाँ पे एक बाइट डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। और वो जो फिजिकल एड्रेस है उसका हम एक वर्चुअल नाम भी रख सकते हैं जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। फिर फाइनली हमने अपने कोड के अंदर पहली स्टेटमेंट लिखी थी जिसके अंदर हमने सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि रैम के ऊपर एक जो बॉक्स है डेटा स्टोर करने के लिए उसको रिजर्व कर दिया जाए और उसका नाम ये रख दिया जाए। हमने उसका नाम ए रखा था, ठीक है। तो उसी स्टेटमेंट से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, देन वी विल अंडरस्टैंड कि एक कंप्लीट प्रोग्राम हम किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से वो वन बाय वन सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। तो कल वाली स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिख रहा हूँ और वहीं से आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, मैं इसी के ऊपर लिख लेता हूँ। कल हमने यहाँ पे लिखा था इंट ए और इसका हमने रैम के ऊपर इम्पैक्ट देखा था। इस साइड पे मैं प्रोग्राम लिख लूंगा और इस साइड पे मैं ड्रॉ करूंगा कि रैम पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो हमने देखा था सपोज कि अगर ये रैम है, ठीक है, तो दो चीजें हमने अंडरस्टैंड की थी। ये रैम के पास यहाँ पे डिफरेंट बॉक्सेस हैं जो जिसके अंदर रैम डाटा स्टोर कर सकती है और हर एक बॉक्स का अपने एक फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। अब मैं उसमें से वो प्रॉपर सेल्स नहीं बनाऊंगा, आई विल सिंपली क्रिएट बॉक्सेस, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें दरमियान में ऑब्वियसली यहाँ पे सीपीयू भी है हमारा, ठीक है। इस तरफ हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है। ये इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कि सीपीयू को फॉरवर्ड हो जाएगी और सीपीयू जो है वो फिर रैम में से कोई एक सर्टन लोकेशन रिजर्व कर लेगा, ठीक है। तो हमने सपोज किया कि चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ आसानी के लिए जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया, ठीक है। सपोज ये सारे रैम के अंदर स्टोरेज लोकेशन अवेलेबल थे, तो हमने उसमें सपोज कर लिया कि ओके ये वाला जो बॉक्स है ये रिजर्व हो गया वेरिएबल ए के लिए। और हमने सपोज किया था कि इसका कोई एक फिजिकल एड्रेस होगा, वो हम क्या देते हैं 9263 और इसके अंदर एक वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं स्टोर हो जाएगी जब हम इसमें प्लेस करेंगे। खैर हमने वैल्यू स्टोर करने की बात नहीं की थी, आज हम वैल्यू की भी बात करेंगे, ठीक है।
तो अभी के लिए ये इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू को सिर्फ ये बता रही है कि ये वाला बॉक्स रिजर्व कर दो और इसका नाम ए रख दो। नाम ए रखने के लिए सीपीयू ने एक और टेबल मेंटेन किया था इस तरह का, जिसमें वो दो चीजें कर रहा था। नंबर वन, के अगर एड्रेस, एड्रेस आई मीन फिजिकल एड्रेस होते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑपरेंड्स होते हैं और उसके ऊपर कोई ऑपरेटर एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। या दो चीजें होती हैं हमारे पास, इन अदर वर्ड्स एक डाटा होता है और एक एक्शन होता है जो उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास डाटा क्या है, ये 10, ये हमारा डाटा है जो हम इस स्टेटमेंट के अंदर पास कर रहे हैं, ठीक है। और एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ये इक्वल, ठीक है। ये जो इक्वल है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये करता क्या है, ये एक एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका काम होता है एक्शन परफॉर्म करना। वो बताते हैं कि एक्चुअली एक्शन क्या परफॉर्म करना है। जैसे मैंने कल बताया था कि एक प्लस ऑपरेटर था, ठीक है, ये वाला, ये हमने यूज किया था। इसका मतलब है कि दो नंबर्स को प्लस करना है, सही है। तो यहाँ पे ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये जो इक्वल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये सीपीयू को क्या बताता है कि राइट साइड पर जो भी डाटा है उसको उठाओ और लेफ्ट साइड पर जो भी वेरिएबल है, जैसे कि इस स्टेटमेंट में ए है, उसमें जाके रख दो, ठीक है। तो अब सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन पे अमल करेगा। ये अगेन एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन है कि जो राइट साइड पर नंबर है उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर जाके आप स्टोर कर दें या प्लेस कर दें। अब ये इंस्ट्रक्शन भी सीपीयू के पास जाएगी, ठीक है। जब ये सीपीयू के पास जा रही है तो इस स्टेटमेंट में सीपीयू एज्यूम कर रहा है कि ये जो आपने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, जो सीपीयू एज्यूम करेगा कि आपने लेफ्ट साइड पर वेरिएबल ही लिखा है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का रूल है कि लेफ्ट साइड पर बाय ऑल मींस आप वेरिएबल लिखेंगे। सपोज अगर मैं इसको यूं लिख दूं, मैं लेफ्ट साइड पे अपने प्रोग्राम में भी सिर्फ एक स्टेटमेंट है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम ए रखा हुआ है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं b इक्वल्स टू 10 और समथिंग एल्स, जब ये सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू अज्यूम कर रहा है कि b एक वेरिएबल है, तो सीपीयू पहले देखेगा कि b का फिजिकल एड्रेस क्या है, किस बॉक्स के अंदर मुझे ये वैल्यू 10 रखनी है। तो वो जब इस टेबल में जाके देखेगा तो उसको यहाँ पे b मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इस टेबल के अंदर उसको कहीं भी b नहीं मिलेगा। जब उसको b नहीं मिलेगा तो मुझे एरर दे देगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है उसने अभी तक सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक बॉक्स रिजर्व किया है जिसका नाम उसने ए रखा है, ठीक है। नाउ आई कैन टेल सीपीयू यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर प्लीज पुट दिस 10 इन बॉक्स ए और इन अ बॉक्स टू विच आई हैव गिवन अ नेम ए। उस डब्बे के अंदर रख दो इसको जिसका नाम मैंने ए रखा है। अब सीपीयू को पता है, सीपीयू इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि मैंने इस वाले बॉक्स का नाम ए रखा था, ठीक है। तो वो राइट साइड वाली वैल्यू जो है, जो कि 10 है इस टाइम, उसको उठाएगा और उसको ए के अंदर रख देगा, ठीक है। तो यहां पे एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमने जैसे कल भी देखा था कि दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक फिजिकल एड्रेस होता है और एक हमारे पास वैल्यू होती है जो कि हमारे केस में अभी 10 है, ठीक है। ये जो हमने 10 लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, अब मैं ये थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे मैंने ऐड की हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वो, ये सारा, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम की तरफ वापस आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे प्रोग्राम में दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों मुझे समझ आ गई। पहली स्टेटमेंट ने बॉक्स रिजर्व कर दिया,
सीपीयू और अपने पास एक ये वाला जो टेबल है इसके अंदर एक एंट्री मेंटेन कर दी कि ये फिजिकल एड्रेस बेसिकली इस नाम से पहचाना जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट जो थी ये वाली, इस सेकंड स्टेटमेंट ने एक्चुअली क्या किया, राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर जाके प्लेस कर दिया। तो राइट साइड पे 10 लिखा हुआ था, लेफ्ट साइड पे ए था, उस एक वेरिएबल ए के अंदर यहाँ पे 10 लिख दिया, ये लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ओके जी। अब आगे स्टेटमेंट नंबर 3 लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? अब मैं स्टेटमेंट नंबर 3 पास कर रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ओके, ए इक्वल्स टू 15 फिर सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा, सीपीयू जो है वो बिल्कुल लेम एज अ न्यूट्रल पर्सन बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि सीपीयू इज अ मशीन, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेगा। वट एवर यू प्रोवाइड हिम, जो इंस्ट्रक्शंस आप दोगे उसको फॉलो करेगा, दो कि वो इंस्ट्रक्शंस लॉजिकली कोई सेंस बना रही है या नहीं बना रही है। सीपीयू का काम है उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, जस्ट लाइक अ स्लेव, यू आर द मास्टर हियर। आपका जो प्रोग्राम है ये काइंड ऑफ मास्टर है इस पूरी स्टोरी के अंदर, और ये एक स्लेव की तरह रिएक्ट करेगा, जो इंस्ट्रक्शंस आप पास करोगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा। अब वो इंस्ट्रक्शन सेंस बना रही है नहीं बना रही है, उसको कोई बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, सीपीयू का काम है उनको एग्जीक्यूट कर देना। अब मेरे प्रोग्राम की सेकंड इंस्ट्रक्शन के अंदर मैं बता रहा हूं कि बॉक्स ए के अंदर प्लेस कर दो 10, कर दिया उसने। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये वाली, इसके अंदर मैं बता रहा हूं कि बॉक्स ए के अंदर 15 रख दो, ठीक है, बॉक्स ए के अंदर 15 रख दो। अच्छा, तो अब सीपीयू क्या करेगा, एज यूजुअल सीपीयू इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करेगा, ये भी चली जाएगी सीपीयू के पास, ठीक है। सीपीयू जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो अगेन लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को उठा के राइट साइड वाली वैल्यू को उठा के जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है उसके अंदर प्लेस कर देगा, ठीक है। तो अगेन वही स्टेप्स फॉलो करेगा। पहले तो सीपीयू को ही जानना है कि ए कौन सा बॉक्स है, तो वो पहले इस जो है वो टेबल को रेफर करेगा और इसमें से देखेगा कि ए जो है वो इस एड्रेस वाला बॉक्स है, तो इस एड्रेस वाले बॉक्स पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर एज पर इंस्ट्रक्शन 15 प्लेस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसके अंदर तो ऑलरेडी 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सीपीयू को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि इस बॉक्स के अंदर ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। सीपीयू व्हाट सीपीयू विल सिंपली डू इज कि इसको क्लीन करेगा, इन अदर वर्ड्स आप अभी के लिए इसको यही समझ लें कि इस बॉक्स को क्लीन करेगा और इसके अंदर वैल्यू 15 प्लेस कर देगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या है कि ए के अंदर 15 रख दो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वैल्यू 10 यहां से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक ही नंबर स्टोर हो सकता है। तो जैसे ही मैंने सेकंड इंस्ट्रक्शन में 15 पास किया तो वो यहां से ये जो ए है इसको रिमूव करेगा, ठीक है। अब यहां से अब सपोज कर लें कि ये जो 10 है ये रिमूव हो जाएगा और यहां पे सीपीयू सॉरी 10 की जगह अब 15 स्टोर कर देगी, ठीक है। तो 3 इंस्ट्रक्शंस पास की, उसके अंदर जो मैंने उसको वैल्यूज दी है उसने वो स्टोर कर दी है। इसी तरह अब अगर मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पास करता हूं और इसके अंदर मैं लिख देता हूं इंट बी, अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं जिसका नाम बी रख रहा हूं, ठीक है। तो अगेन ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास जाएगी, सीपीयू क्या करेगा, एक और बॉक्स रिजर्व करेगा, ठीक है। सपोज वो ये वाला बॉक्स रिजर्व कर लेता है, ठीक है। इस बॉक्स का कोई फिजिकल एड्रेस होगा, सपोज इसका फिजिकल एड्रेस है 4263, ठीक है। ये जो फिजिकल एड्रेस है इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक एंट्री करेगा 4263 और इसका नाम बी। ये मैंने बताया था बिल्कुल ऐसे ही आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट की तरह है
कि आपने किसी का नंबर स्टोर करना है तो आप नंबर लिखते हो, उसका फोन नंबर और नाम कुछ भी रख लेते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये बी जो है वो डिक्लेयर हो गया और इस प्रोग्राम के लिए रिजर्व हो गया, क्योंकि इस प्रोग्राम के टेबल के अंदर इसकी एंट्री हो चुकी है। अच्छा, यहां पे मैं एक काम करता हूं, इस स्टेटमेंट को यहीं पे क्लोज नहीं करता। मैंने को बताया था एक स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम टर्मिनेट नहीं करते, इस सेमीकोलन को यहाँ पे हम रिमूव करते हैं और अपनी इंस्ट्रक्शन यहां से मजीद कंटिन्यू रखते हैं और इसके आगे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं और यहां पे लिख देते हैं लेट सपोज 5, ठीक है। तो अब सीपीयू क्या करेगा, अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पूरी स्टेटमेंट है मेरे पास, स्टेटमेंट नंबर 4, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है ऑफ टू इंस्ट्रक्शन। सीपीयू के लिए ये दो इंस्ट्रक्शन है, सीपीयू इसको दो स्टेप्स में परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे सीपीयू ने यहाँ पे ऊपर इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स थी। पहले सीपीयू ने क्या किया था, इसको एग्जीक्यूट किया और रैम के अंदर एक बॉक्स रिजर्व किया, यहां पर एक एंट्री कर दी, ठीक है। फिर मैंने इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पास की और बोला असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से कि राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो सीपीयू ने 10 को यहां से उठाया और इसमें स्टोर कर दिया था, ठीक है। तो ये बेसिकली दो इंस्ट्रक्शंस थी। अब आप सिर्फ ये समझे कि आसानी के लिए हमने अपने कोड को इजीली राइट डाउन करने के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट बना दी है जो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है ऑफ टू स्टेटमेंट्स, टू इंस्ट्रक्शंस। तो इस स्टेटमेंट के अंदर मैं दो काम क्या कर रहा हूं, नंबर 1 सीपीयू को बता रहा हूं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो इंटीजर टाइप का जिसका नाम रखो बी, ठीक है। वो सीपीयू ने यहाँ पे कर दिया, ये वेरिएबल उसने ये बॉक्स रिजर्व किया और उस बॉक्स का नाम रख दिया बी, ठीक है। साथ ही मैंने उसको इक्वल यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी मदद से मैंने उसको ये भी बता दिया कि इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दो 5, ठीक है। यानी कि जो राइट साइड पे वैल्यू है 5, असाइनमेंट ऑपरेटर के एक्शंस के अकॉर्डिंगली वो राइट साइड की वैल्यू को उठाएगा और लेफ्ट साइड के वेरिएबल में प्लेस कर देगा, ठीक है। तो राइट साइड से उसने वैल्यू पिक की 5 और लेफ्ट साइड के वेरिएबल बी के अंदर उसने उसको स्टोर कर देना, ठीक है। तो उसी तरह पहले यही दो स्टेप्स में सीपीयू काम करेगा, हमने सिर्फ उसको एक स्टेप में लिख दिया, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो गया तो सीपीयू उसके अंदर आके वैल्यू स्टोर कर देगा 5, ठीक हो गया। तो अभी यहां तक 4 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन है कि रैम में हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स के अंदर 15 है, एक बॉक्स के अंदर 5 है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट नंबर 5, ठीक है। अच्छा, ये जो 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ ये हमारे किसी प्रोग्राम के किसी भी चीज का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये मैं वैसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना प्रोग्राम में हमारा यूं ही होता है सिंपल। ये हमारा कोड है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे कोड का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 5 क्या लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट नंबर 5 में मैं बोलूंगा एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं पहले तो, इंट सी, ठीक है। अब इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोगों को पता है ऑलरेडी के रैम जो है सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन जाएगी, वो उसका एग्जीक्यूट करेगा, रैम के ऊपर कोई भी रैंडम बॉक्स रिजर्व कर लेगा। मैं बोलता हूँ कि सपोज ये वाला वो रैंडम बॉक्स है, इसका कोई फिजिकल एड्रेस होगा, इसके एड्रेस है 1 2 3 4 सपोज, ठीक है। ये फिजिकल एड्रेस उठेगा, इस टेबल में एंट्री हो जाएगी 1 2 3 4 वाला जो फिजिकल एड्रेस है इसका नाम है सी, डन। स्टेटमेंट नंबर 5 एग्जीक्यूट हो गया, सीपीयू से रैम में जो उसका प्रोसेस था कंप्लीट हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 6 लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा एडिशनल।
अच्छा, स्टेटमेंट 6 क्या है मेरी, मैं बोल रहा हूं C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस 10, ठीक है। इसके आगे भी लिख सकता हूं, मे बी प्लस A अगेन, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अ, अच्छा, ये रेड गया ही नहीं है, क्यों भाई? वेट, इसको क्लियर करते हैं, इफ आई कैन। अच्छा, एनीवेज, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा, ठीक है। जब ये स्टेटमेंट नंबर 6 सीपीयू के पास जाएगी, ये सीपीयू है हमारा, तो इसको कैसे परफॉर्म करेगा, सही है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास ना मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, डाटा भी है, जैसे कल मैंने जिक्र किया था कि स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर एक्शन परफॉर्म होना होता है, और ऑपरेटर्स वो होते हैं जो एक्शन परफॉर्म होना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आई विल हाईलाइट कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या क्या है, ठीक है, जो एक्शंस है। तो एक्शंस क्या है हमारे पास ग्रीन में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक्शन है, ये प्लस एक्शन है, ये प्लस एक्शन है, और ये हमारे पास इक्वल जो साइन है, ये एक्शन है, ठीक है। ये तीनों एक्शन है। उसके बाद हमारे पास ऑपरेंड्स क्या है, ये जो ए है ये एक ऑपरेंड है, बी एक ऑपरेंड है। अच्छा, ये 10 भी एक ऑपरेंड है क्योंकि इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होना है, ठीक है। और ये ए भी एक ऑपरेंड है, तो ये हमारे पास सारे ऑपरेंड्स हैं जिन पे हमने एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब सीपीयू इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट कैसे करेगा, सबसे पहले कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, सबसे पहले किन ऑपरेंड्स को पिक करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर मैथ्स में भी काम कर रहे हैं, मे बी यू कैन प्लस ए एंड बी फर्स्ट, मे बी यू कैन प्लस बी एंड 10 फर्स्ट, मे बी यू कैन प्लस 10 एंड ए फर्स्ट, मे बी यू कैन प्लस ए एंड ए फर्स्ट, ठीक है। तो आपके पास आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब सीपीयू जो है वो किसी प्रॉपर जो है वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे हमने बात की कि हम एक रूल के अंडर अपनी स्टेटमेंट सीपीयू को इशू करते हैं, और सीपीयू फिर उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू इंस्ट्रक्शंस। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस पे सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है उसको हम इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। प्रेसिडेंस को हम इन डिटेल देखेंगे। अभी के लिए आपने ये अंडरस्टैंड करना है, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है एग्जीक्यूशन की, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है ना, a प्लस बी कैन बी वन इंस्ट्रक्शन, b प्लस 10 कैन बी वन इंस्ट्रक्शन, 10 प्लस a कैन बी वन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है। और इसी तरह ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या करता है, राइट साइड वाली वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो अब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके राइट साइड पे वैल्यू नहीं है बल्कि पूरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसलिए पहले पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, उसके बाद फाइनली जब तक वैल्यू नहीं आ जाती यहां पे तब तक वो उठ के यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर तो यही करता है ना कि राइट साइड से वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर करता है। तो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है, यहां तक तो ठीक है। राइट साइड पे एक्सप्रेशन जो है, राइट साइड पे वैल्यू नहीं है,
वैल्यू से मुराद क्या है, कोई भी एक ऑपरेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट साइड पे जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, तो असाइनमेंट ऑपरेटर ने सिंपली, सीपीयू ने असाइनमेंट ऑपरेटर के एक्शन को परफॉर्म करते हुए 5 को उठा के बी में रख दिया। यहाँ पे 15 पड़ा हुआ था, तो सीपीयू ने उसको सिंपली उठा के लेफ्ट साइड वाले जो वेरिएबल ए था उसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन है, सही है। तो पहले ये पूरा एक्सप्रेशन सीपीयू रिजॉल्व करेगा और एक वैल्यू निकाल के लाएगा, उस वैल्यू को उठा के इस वेरिएबल सी के अंदर स्टोर करेगा, सही है। अच्छा, हमारे स्पेस थोड़ी सी कम है, चलो ट्राई करते हैं इसमें कवर अप हो जाए। अच्छा, नंबर 1, जो हमारी स्टेटमेंट्स है, ठीक है, जब मैं अभी प्रेसिडेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें दो चीजें हम कंसिडर करते हैं। एक तो जो ऑपरेटर्स हैं, यानी ये जो प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, इसी तरह इसमें खैर माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता था, मॉडुलस भी हो सकता था, ठीक है। इस तरह इसमें इक्वल है, इसमें दो, इस पूरी स्टेटमेंट में दो तरह के ऑपरेटर्स हैं, एक प्लस और एक इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, हमारे पास प्रायोरिटी होती है कि किसी भी ऑपरेटर की जो है वो प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। तो प्लस जो है इसकी प्रायोरिटी हाई होती है एज कंपेयर टू दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये जो सम वाला ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, पहले ये रिजॉल्व होता है, उसके बाद ये जो इक्वल वाला है रिजॉल्व होता है। जैसे मैंने कहा कि ये लास्ट में सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, इस एक्शन को लास्ट में परफॉर्म करेगा। अल्टीमेटली सारे ऑपरेटर्स जो है वो एक एक्शन ही परफॉर्म करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं सीपीयू को, ठीक है। अच्छा, अब ये तो तय हो गया कि सीपीयू पहले जो है वो प्लस वाले सारे एक्शंस परफॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन अब ये कैसे तय होगा कि ये तो सारे ही प्लस वाले हैं, तो ये कैसे तय होगा कि ये इनमें से पहले कौन सा प्लस वाला एक्शन परफॉर्म होगा फिर कौन सा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशंस के अंदर डायरेक्शन को देखा जाता है। तो सीपीयू क्या करेगा कि डायरेक्शंस को फॉलो करेगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इस एक स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है पूरी, इसको मैं ड्रॉ करता हूं और फिर बाकी सब रिमूव करते हैं, सिर्फ इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि रैम इस स्टेटमेंट के केस किस तरह से बिहेव करती है, ठीक है, क्या स्टेप्स जो है वो रैम फॉलो करेगी। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल करके कर देता हूँ डिलीट, सिलेक्ट ऑल, ठीक हो गया। अच्छा, ये हम लोगों ने पता नहीं ये जो रेड कलर का बॉक्स आ रहा है, लेट मी ट्राई टू रिमूव दिस। ओए, अच्छा अब ये क्लियर है। अच्छा, उसी तरह से मैं इस तरफ लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, राइट साइड पे हम फिर उसको देखेंगे वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, हम लोगों ने स्टेटमेंट बनाई थी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 10 प्लस ए, ठीक है, ए प्लस। अच्छा, अब हमने राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट करना है और जो सम वाले ऑपरेटर हैं वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको सीपीयू कैसे करेगा, इंस्ट्रक्शंस कैसे बनाएगा, तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या बन जाएगी, ये, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 बनेगी। तो मैं इंस्ट्रक्शन नंबर 1 लिख लेता हूं, 10 प्लस ए,
ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 2 क्या बनेगी, 10 प्लस ए का जो रिजल्ट है उसको एक्चुअली सीपीयू रैम में कहीं स्टोर कर लेगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि सीपीयू खुद के पास तो स्टोर नहीं कर रहा। तो ये जो 10 प्लस ए का रिजल्ट है ये समवेयर रैम में स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहली इंस्ट्रक्शन तो समझ आ रही है। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या बनेगी, इसके अंदर जो 10 और ए का सम आएगा वो एक ऑपरेंड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बाय ऑल मींस एक वैल्यू आने वाली है जो ए के अंदर वैल्यू पड़ी थी, ठीक है। अगर आपको याद है ए के अंदर हमने 15 रखा हुआ था, ठीक है, ए के अंदर वैल्यू पड़ी थी 15 और जो 10 है वो इटसेल्फ एक वैल्यू है, इन दोनों को ये प्लस करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप आप ये भी देखें कि सीपीयू इंटेलिजेंटली इसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि ए जो है ये एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू को वो रीड करके यहाँ पे एज एन ऑपरेंड यूज करेगा, ठीक है। 10 तो इटसेल्फ एक वैल्यू है, ये डाटा है, डायरेक्टली डाटा हमने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ए जो है ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो सीपीयू इस वेरिएबल की वैल्यू को रीड करके यहाँ पे प्लेस कर देगा, तो आप समझे काइंड ऑफ यहाँ पे सीपीयू 15 प्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको 10 प्लस ए जो है वो काइंड ऑफ 10 प्लस 15 मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको ऑपरेंड बोलते हैं, वरना हम डायरेक्टली इसको वैल्यू बोल देते हैं या डाटा बोल देते हैं, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस डिवाइड वो तो डाटा के ऊपर ही एक्शन परफॉर्म करते हैं ना। इसको ऑपरेंड बोलते हैं इसलिए कि डाटा जो है यहाँ पे दो तरह का हो सकता है, बल्कि 3 तरह का भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आप 2 तरह का रखें कि डाटा जो है वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, डाटा डायरेक्टली जो है वो एक वैल्यू भी हो सकती है। जैसे 10 जो है ये डायरेक्ट मैंने डाटा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और ये जो ए है ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है 10 प्लस ए, इसके अंदर एक जो ऑपरेंड है वो डाटा है डायरेक्टली और दूसरा जो ऑपरेंड है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो सीपीयू इस वेरिएबल से जाके इस वैल्यू को लेके आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बाकी पूरे स्टेटमेंट में भी यूं ही करेगा, जहां भी ऑपरेंड में उसको डाटा नहीं मिलेगा बल्कि वेरिएबल मिलेगा तो वो उस वेरिएबल से जाके वैल्यू को ले आएगा, ठीक है। अगेन सीपीयू इज दैट मच इंटेलिजेंट। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये बन गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या बनेगा, अब हम ये देखेंगे आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो दूसरा इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सीपीयू के पास यहां से कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, ठीक है, यहां से। तो एक ऑपरेंड तो वो बन गया, फिर यहां से ये प्लस जो है ऑपरेटर है और दूसरा ऑपरेंड यहां से बी आ गया, ठीक है। तो अब सीपीयू के पास दूसरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, बी प्लस और जो यहां से रिजल्ट आया था, ठीक है। मैं इसको अभी के लिए R1 कह देता हूं, जो कि इसका कोई नाम नहीं है रेफर करने के लिए, ठीक है। सपोज कर लें R1 है और इसकी वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू होगी वो कहां होगी, यहाँ की रैम में पड़ी होगी। तो आप समझ लें कि ये काइंड ऑफ एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और इसके अंदर पिछले एक्सप्रेशन की इंस्ट्रक्शन की आउटपुट या रिजल्ट पड़ा होगा। तो हमारे केस में ए के अंदर 15 है और जो दूसरा ऑपरेंड है वो ऑलरेडी 10 है, तो दोनों प्लस होके यहाँ पे 25 पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं पावर प्लग कर लेता हूँ। अच्छा तो यहां में हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है जी। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन बनेगा, ये 2 पार्ट, ये स्टेटमेंट हो गया और यहां तक ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन बनेगी सीपीयू के लिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, वो क्या होगी कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है थी, ये जो इंस्ट्रक्शन थी लास्ट वाली, इसका जो रिजल्ट है वो और राइट साइड वाला, ठीक है। तो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस, ठीक है।
तो a एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस एज इट इज नीचे आ जाएगा, और इस पूरे का जो रिजल्ट होगा उसको काइंड ऑफ अगर हम R2 कह दें तो उसके अंदर इसको प्लस करेगा, तो ये बन जाएगा a प्लस R2। ठीक है, तो इस पूरे जो एक्सप्रेशन का यानी b प्लस R1 जो है, इसका जो रिजल्ट है वो रैंडमली किसी एक बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है जिसको हमने R2 कह दिया। ठीक है, हमारे केस में b के अंदर 5 पड़ा हुआ था। ठीक है, और मैंने पिछला रिमूव कर दिया, तो 25 प्लस 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ R2 जो है हमारे पास उसके अंदर 30 पड़ा हुआ है, ए के अंदर हमने पहले देखा था उसके अंदर 15 पड़ा हुआ था। ठीक है, तो फाइनली ये जो पूरी स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा यानी स्टेप 4, इसका जो रिजल्ट आएगा इस पूरी स्टेटमेंट का वो आपके सामने होगा R2 प्लस ए वाला, वो होगा, उसको हम नाम दे देंगे R3 का। ठीक है, तो यहाँ पे रैम के अंदर एक और बॉक्स बना सपोज, जो कि आउटपुट है स्टेटमेंट नंबर 3 की। सही है, जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 की जो आउटपुट थी वो R1 में रख दी थी यहाँ पे, फिर स्टेटमेंट 2 की जो आउटपुट थी वो R2 में रख दी थी। ठीक है, और जो स्टेटमेंट 3 है इसकी आउटपुट सपोज R3 में रख दी, जो कि आएगी 30 प्लस जो भी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे केस में 15 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 45। ठीक है, तो अब जो स्टेटमेंट नंबर 4 एग्जीक्यूट होनी है वो आप देखें कि इस पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है R3 के अंदर, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एग्जीक्यूट करने के बाद। अब अगर मजीद राइट साइड पे जाता हूं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बन रही है, असाइनमेंट। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है सीपीयू को, कि राइट साइड वाली वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो। अब राइट साइड पे जो वैल्यू बनी है वो कहां पड़ी हुई है, R3 के अंदर। तो यहां पे जो इंस्ट्रक्शन बन जाएगी दैट वुड बी लाइक C इक्वल्स टू R3, या इन अदर वर्ड C इक्वल्स टू 45। तो सीपीयू यहां से वैल्यू उठा के इस बॉक्स में रख देगा। तो मेरे पास रैम में जो बॉक्स सी था उसके अंदर क्या आ जाएगा 45। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये 4 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर 4 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस में ब्रेक डाउन होकर एग्जीक्यूट होगी और सी वेरिएबल के अंदर एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? खामोशी का मतलब इस क्लास में ना है। नॉर्मली खामोशी का मतलब हाँ होता है, तो यहाँ पे ना। ओके, फरम भाई एक क्वेश्चन है। जी जी बताइए। शुरू में जब हमने इनिशियलाइज किया था इंट सी, ठीक है, उस वक्त हमने अगर ऐसा करें कि इंट सी इक्वल टू बी प्लस 10 इनिशियलाइज करते ही साथ में उसको 2 असाइनमेंट और आगे वेरिएबल दे दे, तो उस वक्त भी होगा तो यही। लेकिन उसमें कुछ सिनेरियो ऐसा भी होता है कि इनिशियलाइज करते वक्त हम आगे प्लस माइनस या उस तरह की कोई जो ऑपरेशन है वो नहीं कर सकते। अभी हमने किया नहीं, सी। हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास अगर इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की होती, मैं इसको रिमूव करता हूँ सारे को। ठीक है, सपोज आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होती, इंट सी, यानी सी अभी मैंने बनाया ही नहीं है, मैं सी बना रहा हूँ और फिर मैं बोल रहा हूँ ओके ए प्लस बी प्लस 10 प्लस ए। तो क्या फिर भी ऐसा ही होता? यस, फिर भी ऐसा ही होता। जो इंट सी है अगेन वो सीपीयू को सेम इंस्ट्रक्शन दे रहा होता कि रैम के ऊपर आप एक बॉक्स रिजर्व कर दें, सपोज ये वाला बॉक्स रिजर्व हो गया, इसका नाम सी रख दें। ठीक है, अब उसके बाद जब असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का रूल सेम है कि ये राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होना है। इसने राइट साइड वाली सारी वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर देना है। अगर आप इस पार्ट को थोड़ा सा अनसीन करें तो यू विल सी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए तो ऑपरेंड्स क्या है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। असाइनमेंट ऑपरेटर को कंसर्न ये है कि मेरे राइट साइड पे एक वैल्यू होनी चाहिए जो मैं उठाऊं
और लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें मैं प्लेस कर दूं, ठीक है। तो इसलिए वो ये सारी वैल्यू को रीड करेगा यहाँ से, ठीक है। अगेन वो फिर डिपेंड करता है कि राइट साइड पे वैल्यू है क्या, ठीक है। वो वैल्यू इट सेल्फ एक इंस्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियसली पहले वो इंस्ट्रक्शंस एज पर प्रायोरिटी एग्जीक्यूट होंगी। फाइनल वैल्यू जब आ जाएगी, यहाँ पे हमने देखा अभी 4-5 स्टेप्स के बाद जब फाइनल वैल्यू आ जाएगी तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उस फाइनल वैल्यू को उठा के सी वेरिएबल में प्लेस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी समझ आ रही है कि जब मैं इसको यूं लिखूंगा, ठीक है, अभी मैंने कहा मेरी स्टेटमेंट जो है वो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट हो रही है, तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि जो इंट सी है, यानी इस पूरे में जो पहली इंस्ट्रक्शन है, यानी अभी हमने देखा था कि पहली इंस्ट्रक्शन हमने राइट टू लेफ्ट देखी थी, वो बन रही थी 10+a, ठीक है। लेकिन वो तब है जब मैं इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ठीक है। तो मैंने कहा ना इन डिटेल हम प्रायोरिटीज को देखेंगे, प्रेसिडेंस क्या है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले इसकी है, ठीक है। तो वो वेरिएबल क्रिएट करता है, ठीक है। वेरिएबल सी क्रिएट होगा, आपका एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर उस वेरिएबल के अंदर फाइनल वैल्यू स्टोर करेगा 45 जो हमारे केस में आई थी, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि आप सी वेरिएबल पहले क्रिएट कर रहे हैं इस तरह करके int c और देन c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 10 प्लस a, मतलब एक तरीका ये हो गया कि आप खुद इसको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस लिख दें, और एक ये हो गया कि आपने इसको डायरेक्टली एक इंस्ट्रक्शन में लिख दिया। अच्छा, इसका फिर ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है ना, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है। इस डब्बे के अंदर मैं तीसरा तरीका लिख रहा हूं कि मैं वेरिएबल सी डिक्लेयर करूं, फिर मैं बोलूं c इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, यानी a और b को प्लस करो और c में रख दो, ठीक है। फिर मैं लिखूं c इक्वल्स टू c प्लस, अब a और b का रिजल्ट किसमें पड़ा हुआ है, c में, ठीक है। और फिर मुझे c के अंदर 10 भी प्लस करना है, ठीक है। तो फिर मैं लिखूं c प्लस 10, तो अब ये क्या करेगा, c से वैल्यू रीड करेगा, उसमें 10 प्लस करेगा और वापस किस में डाल देगा, सी में ही, ठीक है। इस पूरे का रिजल्ट किस में डाल देगा, वापस सी में, ठीक है। फिर इसी तरह मैंने मजीद के अंदर क्या प्लस करना था, ए, तो मैं दोबारा कह देता सी प्लस, सी इक्वल्स टू सी, सॉरी, सी इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये तीनों तरीके फाइनली रिजल्ट लेके आएंगे 45, ठीक है। ये मैंने वो काम कर दिया जो सीपीयू ने खुद करना था, मेरी इस स्टेटमेंट को सीपीयू ने ब्रेक डाउन करना था डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर और एग्जीक्यूट करना था, तो मैंने खुद ही उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यूं 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 कर लो। मैंने खुद ही अपनी स्टेटमेंट को छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड कर ली, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा कोड लिखने का एक तरीका है, बाकी सीपीयू उसकी एग्जीक्यूशन उसी तरह करेगा इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। अब हम उसको ब्रेक डाउन करके दे दें, हम एक ही लाइन में बड़ी स्टेटमेंट दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। और एक ठीक और है चीज जी। कि जैसे a प्लस बी प्लस 10 प्लस a है, इसमें हमने c एक वेरिएबल बनाया और उसको असाइन की, बाकी सारी एक्सप्रेशंस की वैल्यूज में डाल दी। अगर हम मतलब c एक हमारा एक्स्ट्रा वेरिएबल है, हम करते हैं a इक्वल टू a प्लस बी प्लस 10 प्लस a, तो सारी वैल्यू इकट्ठी होकर फिर a में आ जाएंगी। इसका क्या डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू इंट सी, कि हम एक सी एक नया वेरिएबल बनाते हैं, वो ये हो सकता है कि ये कहीं चेंज हो रहा हो तो फिर हम उसे असाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा कोई डिसएडवांटेज है इसका? नहीं, अगर मुझे ए की वैल्यू फर्दर प्रोग्राम में नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि हमें ये रूल पता है कि जो बॉक्स ए है, जो वेरिएबल ए है, उसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर हो सकती है। करंटली हमारे प्रोग्राम के अंदर जो बॉक्स ए था, फॉर एग्जांपल ऐसे, उसके अंदर 15 पड़ा हुआ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैं इस पूरी स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड पे वापस ए लिख देता, तो इस पूरे का रिजल्ट ए में स्टोर हो जाता, ये सी वेरिएबल बनता ही ना, ठीक है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप
ये पूरी का रिजल्ट वापस ए में रखते हैं तो रिजल्ट तो आया 45, ठीक है। तो सीपीयू आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, 15 को यहां से खत्म करेगा और इस बॉक्स के अंदर रख देगा 45, ठीक है। अब होगा क्या कि आपके पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई है कि ए के अंदर एक्चुअली क्या पड़ा हुआ था, ठीक है। आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में ए के अंदर अब फाइनल रिजल्ट रखा हुआ है, इस पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट, ठीक है। तो अगर आपको ए की पुरानी वैल्यू नहीं चाहिए तो ओके फाइन, आप इसको वापस ए में रख सकते हो, इसी तरह आप इसको वापस सी में भी बी में भी रख सकते हो। बट इफ यू नीड ओल्ड वैल्यू ऑफ ए समवेयर आफ्टर दिस स्टेटमेंट, तो फिर आपको ऑब्वियसली एक अलग वेरिएबल बनाना चाहिए। ठीक हो गया सर। एक लास्ट क्वेश्चन आप, जी जी जी। अभी हम असाइनमेंट नहीं करते, a प्लस बी प्लस 10 प्लस ए किया हमने, तो सीपीयू ने एक सारी इसकी कैलकुलेशन करके वैल्यू जो 45 है वो कहीं पे रैम पे स्टोर कर दी। क्या हम उसको ट्रैक बैक कर सकते हैं कि इसने कहाँ स्टोर किया है? वो उसकी अपनी मर्जी है कहीं पे स्टोर करता है, या उसको हम ट्रैक बैक कर सकते हैं? अच्छा नहीं, ये जो है वो रूल्स के काइंड ऑफ जो है ना अलाउड नहीं है, यानी मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकता जो आप कह रहे हैं। मैं ये सारा क्लियर करूँ, आप ये कह रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट हो, सपोज मैं अगर पूरा प्रोग्राम लिखूं, आप ये कह रहे हैं मैं लिखूं a इक्वल 5 फॉर इंस्टेंस, इंट b इक्वल 10, और फिर मैं लिख दूं a प्लस b प्लस 10 प्लस a और वॉट एवर एंड दैट्स इट, राइट? ये जी बोल रहे हैं ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। सीपीयू पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सपोज ये राइट साइड में मेरी रैम है, सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा, ए बना लेगा 5, फिर इस नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट नंबर 2, बी बना लेगा, इस पे रखेगा 10, फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आप ये कह रहे हैं, और इस स्टेटमेंट का फाइनल रिजल्ट जैसे मैंने कहा था कि एक टेम्परेरी स्टोरेज होगी जहां पे वो रख देगा। सपोज वो 45 आया था हमारे केस में, अभी यहाँ पे जो भी आ रहा है, ठीक है, 10 प्लस 5 15 और फिर 25 और प्लस 30, 30। सपोज 30 यहाँ पे रख देगा। तो कैन वी एक्सेस दिस 30? पहली बात ये है कि सीपीयू यहाँ पे आपको एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा था कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम ये स्टेटमेंट्स लिखेंगे। दिस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक जनरल रूल है कि आपकी कोई भी जो है वो अर्थमेटिक स्टेटमेंट जो है, ठीक है, जिसमें आप कोई ऑपरेशन इस तरह के परफॉर्म कर रहे हो, वैल्यूज जो है उन पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, वो असाइनमेंट ऑपरेटर के बगैर, लाजमी असाइनमेंट ऑपरेटर या कुछ अदर सिनेरियोज में कुछ अदर ऑपरेटर्स के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इटसेल्फ जो है वो रूल्स को ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे सपोज मैं करता हूँ कि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर भी दे, एरर नहीं आए, ठीक है, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि यहाँ पे एरर नहीं आया, सीपीयू ने रैम में ये 30 वैल्यू स्टोर कर दी है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है 30 वैल्यू वाला, इस बॉक्स का फिजिकल एड्रेस है सपोज 1936, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम यहाँ पे आगे चल गया, आगे जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ये स्टेटमेंट 1 थी, 2 थी, ये स्टेटमेंट 3 थी। अब स्टेटमेंट 4 में आप एक्चुअली इस बॉक्स से वैल्यू रीड करना चाहते हो, जी ठीक है। तो उसका तरीका क्या है कि समहाउ आपको ये फिजिकल एड्रेस चाहिए होगा जिस एड्रेस से आप डेटा रीड कर रहे हो, या वो जो मैंने बताया था कि एक टेबल बन रहा होता है जिसके अंदर आपके पास एड्रेस और वेरिएबल स्टोर हो रहे होते हैं कि ये वेरिएबल ए है, इसका एड्रेस ये है, ये वेरिएबल बी है, इसका एड्रेस ये है। तो ये जो एड्रेस है ये इस टेबल में होगा ही नहीं, क्योंकि इसके केस मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट ही नहीं किया, ठीक है। तो जब इसके अंदर नहीं है तो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरीके से इसको रेफर नहीं कर सकता। या सीपीयू ने एग्जीक्यूट कर दिया, समवेयर रैम पे रिजल्ट रख दिया, बट एक्चुअली आई लॉस्ट द रेफरेंस। मेरे पास इस स्टेटमेंट के रिजल्ट का जो रैम वाला बॉक्स है जहां पे इसका रिजल्ट स्टोर है, उसका रेफरेंस है ही नहीं, ठीक है। उसका रेफरेंस लॉस्ट हो गया, तो मैं इसको रीड नहीं कर पाऊंगा।
ये मैंने एग्जांपल दिया कि जस्ट इन केस अगर सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर देता है, मुझे एरर नहीं देता है, तो तब भी उसका फायदा कोई नहीं है। इसलिए वो हमें यहीं पे एरर आउट कर देता है कि भाई अगर आप ये एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो आप रैम में स्टोर करवा रहे हैं, चूंकि आप इसका रेफरेंस वापस किसी वेरिएबल में नहीं दे रहे, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है कि इस वैल्यू को वापस किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, यानी सी में फॉर एग्जांपल, तो होता क्या, जैसे मैं सी करता तो इस ये जो बॉक्स है जिसकी वैल्यू 30 स्टोर हुई है, इसका जो एड्रेस है उसकी एंट्री सीपीयू यहाँ पे करता, यहाँ पे लिखता सीपीयू 1936 और इस बॉक्स का नाम रख देता सी। तो अब मैं यहाँ पे सी को एक्सेस कर सकता था, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी अगर, और मैंने ये वाला पार्ट नहीं दिया, तो सीपीयू चूंकि इंटेलिजेंट है अगेन, उसने अंडरस्टैंड कर लिया भाई कि आप ऐसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो जिसका कोई रिजल्ट आना है, लेकिन आप उसका रेफरेंस, उसको रीड करने का जो एड्रेस है वो किसी वेरिएबल में नहीं रख रहे हो, तो इट मींस इट्स अ काइंड ऑफ यूजलेस थिंग, तो आपको यहीं पे एरर दे देगा, आपको आगे जाने नहीं देगा। सही, ठीक है, ओके। ओके जी, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? अच्छा चलो ठीक है, अगेन खामोशी का मतलब ना है, तो किसी का कोई सवाल नहीं है, यहीं तक इसको रखेंगे। कल इंशाल्लाह हम मजीद ये जो हमने इस तरह की स्टेटमेंट बनाई है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, इनको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, कुछ मजीद जो है वो कीवर्ड भी हम अंडरस्टैंड करेंगे आउटपुट से रिलेटेड और इनपुट से रिलेटेड। अभी तक आपने देखा हमने प्रोग्राम के अंदर सिर्फ जो है वो काइंड ऑफ स्टैटिक डाटा यूज किया, यानी मैंने ए को वैल्यू 5 दे दी है, ठीक है, जबकि हमने पहले पढ़ा था कि हम वैल्यूज जो है वो यूजर से इनपुट करेंगे और यूजर का आउटपुट भी करेंगे, ठीक है। तो फिर प्रोग्राम को हम फिजिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि यूजर से वैल्यू हम लेंगे कैसे, और रिजल्ट्स जो है वो कैलकुलेशन के बाद, एक्शन परफॉर्म करने के बाद हम उसको आउटपुट देंगे कैसे, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।